डज रियल मैड्रिड नीड अ स्ट्राइकर? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हमने अभी ठीक से आंसर कभी किया ही नहीं। हम मिडफील्डर, डिफेंडर्स, लेफ्ट बैक, फुल बैक, ये सब में लगे रहे कि किसको हटाना है, किसको करना है। बट जो एक मुझे पिछले कुछ मैचेस देखने के बाद जो एक चीज़ मैंने एनालाइज करी और जो मुझे समझ में आई, वो ये कि रियल मैड्रिड के पास एक क्वालिटी नंबर 9 नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अम्बापे इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। ये बात आप सबको, हमको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप समझ लो। उसने अपने एक इंटरव्यू में वो ऑलरेडी बोल चुका है कि उसको भी कंफर्ट मिलता है जब वो विंग पे खेलता है। बट विंग पे ऑलरेडी विनीसियस एंड रॉड्रिगो हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली अम्बापे के पास चांस नहीं है। तो वो काइंड ऑफ मतलब एक शिफ्ट दे रहा है, शिफ्ट स्ट्राइकर के तौर पे खेल रहा है कि चलो ठीक है यार, कुछ नहीं है, मुझे खेलना है तो मैं खेल ही लेता हूँ। बट ही इज़ नॉट अ स्ट्राइकर। एंड ये वाली चीज़ बहुत एविडेंट है कि हमें एक प्रॉपर नंबर 9, मतलब जब से बेंजेमा एंड होजेलू गए हैं उसके बाद से ये चीज़ आपने महसूस करी होगी कि एक जो आपको पोचर स्ट्राइकर चाहिए वो हर टाइम कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको मिस मिला है जब उसकी एक्चुअली ज़रूरत होती है। यही फ़ायदा बार्सिलोना को मिला है रॉबर्ट लेवेंडोस्की का। नहीं तो आप खुद सोचो, लेवेंडोस्की 32-33 एज का, मतलब उसको खिलाने का क्या सच बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। द फायदा इज़ दैट कि ही इज़ अ प्रॉपर नंबर 9, ही इज़ अ पोचर, ही इज़ देयर व्हेन टीम नीड्स हिम इन द मिडल। ठीक है, आपकी टीम कितने क्रॉसेस मारती है, चीज़ें करती हैं, Mbappe is not a good header of the ball. Vinicius is not a good header of the ball. You need a proper number 9 in the box whenever you're getting deliveries. And मुझे पर्सनली अगेन ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी बात करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स की क्यों रियल मैड्रिड को एक नंबर 9 की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी पिक बताऊंगा जो मुझे लगता है कि इस टाइम यूरोपियन फुटबॉल में सबसे बेस्ट स्ट्राइकर रियल मैड्रिड के लिए रहने वाला है। क्यों रहने वाला है वो भी बताऊंगा। एंड फाइनली मैं आपको अपनी लाइनअप दिखाऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग उस स्ट्राइकर को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो हमारी जो लाइनअप है वो कैसे होने वाली है। उस लाइनअप में आपको एक थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा जो काफ़ी डिबेटेबल है कुछ लोगों के लिए, तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे बढ़े, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, वेरेवर यू कैन। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इश्यूज एंड प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ कि रियल मैड्रिड को एक स्ट्राइकर की जरूरत है। वैसे तो हमें पता है, बट स्टिल एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उसमें हमेशा बहुत ज़्यादा लैकिंग है। मैं ऑलरेडी ये बात इनिशियल ऑफ द वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो अम्बापे की पोजिशनिंग है, अम्बापे की हैबिट अगर आपने नोटिस कराओ कि जब वो आगे की तरफ अटैक करते हैं तो वो भी लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो लेता है, क्योंकि भाई की आदत है, या तो लेफ्ट या राइट की तरफ ड्रिफ्ट हो लेगा, क्योंकि उसको विंग खेलने की आदत है थोड़ी सी, अब शुरुआत से ही रही है। वो अपने आप को एक विंगर की तरह ही मानता है। तो आपका जो बीच का एक स्ट्राइकर वाली पोजीशन होती है नंबर 9 वाली, वो हमेशा कहीं ना कहीं खाली हो जाती है। मतलब आपको एक प्रॉपर नंबर 9 जो है वो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे मिस कर देते हो, जिसकी वजह से जो क्रॉसेज आते हैं उनके लिए एक लिमिटेड टारगेट बचता है। देन वो क्रॉसेज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ हेडर, वो कहीं ना कहीं एक की पासेस बन जाते हैं। वो वहां से मारेगा, विनीसियस ने बॉल को पकड़ा, फिर वो शायद एक क्रॉस मार देगा, शायद कोई मार दे, वेलवर्डे शायद आगे आ जाए भगता हुआ, या फिर रॉड्रिगो आ जाए, कोई आ जाए तो मे बी वो शूट कर दे। हेडर्स तभी भी नहीं मार पाते हैं वो। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये है कि जो आपके क्रॉसेज आ रहे हैं उनके लिए आपके पास कोई मतलब एक तरीके से आंसर नहीं है। सेकंड चीज ये कि जो मुझे पर्सनली लगती है, आपकी ओवर रिलायंस ऑन एम्बापे हो गई है। एम्बापे की अब जो रियल मैड्रिड में गोल मार रहा है अभी, तो इस टाइम पे ले दे के एम्बापे ही मार रहा है। तो आप उसको स्ट्राइकर तो खिला रहे हो, चलो ठीक है, बट बेंजेमा के बाद जाने के बाद आपको उस तरीके का, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे ऑफ फॉर्म चल रहा है विनीसियस, आपके पास उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। मतलब आप जब रोनाल्डो के टाइम पे भी खेलते थे, अगर बेंजेमा फॉर्म में नहीं चल रहा तो रोनाल्डो मार देता था, रोनाल्डो नहीं चल रहा तो हामिस रॉड्रिगेज मार देता था। मतलब बेल भी चलो काफी टाइम थोड़ा वियर्ड खेला है, हामिस रॉड्रिगेज हामिस रॉड्रिगेज कह रहा हूँ, मॉड्रिच मार देता था। मतलब एंजल डी मरिया, ओजिल, बहुत सारे प्लेयर्स आपके लिए हमेशा रहे हैं। अभी हमारे पास जूड बेलिंगम है, बट जूड बेलिंगम की तो टैक्टिक्स ही एंचेलोटी ने बहुत फकअप कर रखी हैं। उसके बाद विनीसियस फॉर्म में नहीं है, रॉड्रिगो फॉर्म में नहीं है, तो आपकी जो ओवर रिलायंस ऑन एम्बापे हो गई है। और आपके पास बेंच पे, एज पर एंचेलोटी, बेंच पे उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत, मतलब एक क्वालिटी स्ट्राइकर नहीं है कहीं ना कहीं जो वो मान के चलते हैं। तो एक ऑन द बेंच भी आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप अम्बापे को भी स्ट्राइकर खिला रहे हो, देन यू विल हैव वन ऑप्शन, क्वालिटी ऑप्शन ऑन दी बेंच की, अगर आपको लगा तो चलो इसको स्टार्ट करवा सकता हूं मैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा ये है कि रियल मैड्रिड का जो गेम प्ले है ना, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ना मतलब अगर मैं बोलूँ विंगर सेंट्रिक सिस्टम हो गया है। सिर्फ विंगर्स के बेसिस पे सारा मैच चल रहा है। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, हमारी टीम में दो विंगर्स और एक स्ट्राइकर नहीं खेल रहा है, 3 लेफ्ट विंगर्स खेलते हैं। रॉड्रिगो प्रॉपर लेफ्ट विंगर है, विनीसियस लेफ्ट विंगर है, अम्बापे इज ऑल्सो लेफ्ट विंगर। हमारी टीम में सिर्फ विंगर्स खेल रहे हैं। तो इट्स हाई टाइम कि वी नीड टू थिंक ऑफ दैट कि यार हमें क्या करना है। हमेशा ही आपके ये विंगर्स आपस में खसपस करके स्पेस खराब कर देंगे। हमेशा जूड बेलिंगम आके गोल नहीं मारेगा। ठीक है, हमेशा आपकी मिडफील्ड आपको नहीं बचाएगी। सबका ऑफ डे होता है, जूड बेलिंगम की तो आजकल बहुत ही वियर्ड से शिफ्ट चल रही है। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स जहां पे मुझे लगता है कि हाँ, हमें एक्चुअली एक नंबर 9 की जरूरत है। ठीक है,
अब आते हैं पार्ट 2 पे कि कौन सा ऑप्शन जो है इस टाइम पे नंबर 9 के लिए रियल मैड्रिड में फिट है। सबके अपने अपने ऑप्शंस हो सकते हैं। आप लोग शायद बहुत सारे ऑप्शन बोल सकते हो। कोई बोलेगा कि विक्टर ओसिमेन को ले लेते हैं, कोई बोलेगा अर्लिंग हालैंड ले सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड ऑप्शंस, नो नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसे ऑप्शन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जिसकी तरफ यूरोप के बहुत ज़्यादा जो क्लब्स हैं वो अभी नहीं देख रहे हैं। दैट इज़ विक्टर ग्योकेरेश। स्पोर्टिंग लिस्बन के स्ट्राइकर विक्टर ग्योकेरेश, आप किसी भी प्रोनाउंसिएशन में शायद बोलते होंगे ग्योकोरेश एंड ऑल दैट, ये सब, बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज विक्टर ग्योकेरेश। ठीक है, तो एक ऐसे स्ट्राइकर, मतलब आप फिजिकलिटी देख लो, क्लिनिकल फिनिशिंग देख लो, स्टैट्स देख लो, एक्सपीरियंस देख लो, एज देख लो, मैं आपको सारे फैक्टर्स पे बताऊंगा कि क्यों मैंने विक्टर ग्योकेरेश को यहाँ पे पिक करा है। ठीक है, तो विक्टर ग्योकेरेश हमें पता है एक स्वीडिश स्ट्राइकर है भाई। इस टाइम पे स्वीडन, मतलब इससे मुझे याद आया कि भाई स्ट्राइकर से भर गई है एकदम। अलेक्जेंडर इसाक इनके पास है, विक्टर ग्योकेरेश इनके पास है, मतलब भाई स्वीडन इज अ वेरी गुड टीम नाउ। ठीक है, तो विक्टर ग्योकेरेश इज अ स्वीडिश स्ट्राइकर जो स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए खेलते हैं, पोर्चुगीज लीग में खेलते हैं, 26 साल के हैं, 6.62 इनकी हाइट है। तो आप अंदाजा लगा लो बीइंग अ स्ट्राइकर ये कितनी ज़बरदस्त हाइट है। सेंटर फॉरवर्ड इनकी पोजीशन है। ठीक है, और उसके बाद इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी वो अप्रॉक्सीमेटली 2028 तक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूँ। मतलब 2024-25 जो हमारा सीजन है, आई थिंक यूरोप में इस टाइम गोल्डन बूट की जो रेस है उसमें ये सबसे आगे है। एक पोर्चुगीज लीग का बंदा, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने कहीं पढ़ा था आर्टिकल में, शायद ये 14-15 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि मतलब एक पोर्चुगीज लीग वगैरह का जो प्लेयर है वो टॉप पे है यूरोपियन गोल्डन बूट के लिए। ठीक है, तो अगर आप इनके स्टैट्स देखो, 52 गोल्स अक्रॉस 48 मैचेस। ठीक है, उसमें 52 गोल्स तो हैं, उसके अलावा 11 असिस्ट भी हैं। चैंपियंस लीग में इन्होंने 8 अपीयरेंसेस में 6 गोल्स स्कोर किए हैं। ऑब्वियसली टीम इनकी बाहर हो चुकी है, बट फैंटास्टिक हैट्रिक अगेंस्ट मैन सिटी शायद कोई नहीं भूलेगा, जहां पे स्पोर्टिंग लिस्बन ने मैन सिटी को हरा दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ विक्टर ग्योकेरेश। तो ऑब्वियसली उनकी टीम सपोर्ट नहीं करती कि मतलब इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो चैंपियंस लीग में इतना आगे तक आ पाते। वन मैन शो चलता है वहाँ पे। विक्टर ग्योकेरेश को फीड कर दिया तो वो खेल लेते हैं। उसके बाद शायद आई थिंक ट्रिंकाओ हैं जो शायद थोड़े बहुत गोल्स मारते हैं उनके लिए, मे बी आई मे बी रॉन्ग, मैंने मतलब मुझे पूरी स्क्वाड नहीं पता स्पोर्टिंग लिस्बन की, बट मोस्ट ऑफ द गोल्स हैव बीन स्कोर्ड बाय विक्टर ग्योकेरेश। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा स्ट्राइकर जो आपको वही फिजिकलिटी देता है, मे बी शायद जो इब्राहिमोविच देता था। इब्राहिमोविच तो शायद और थोड़ा सा लंबा हो गया, बट जो एक प्रॉपर स्ट्राइकर की क्वालिटीज यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। हाइट के 2 फैक्टर तभी होते हैं, या तो वो स्ट्राइकर हो या डिफेंडर हो। ठीक है, तो स्ट्राइकर की फॉर्म में आपके पास एक 6'2" हाइट का स्ट्राइकर विद प्रॉपर फिजिक, विद प्रॉपर क्लिनिकल फिनिश, और क्या चाहिए यार आपको। और पूरे मैन सिटी जैसी टीम्स के अगेंस्ट वो आपको हैट्रिक मार के दे रहा है, यूरोप में वो मतलब 52 गोल्स मार के दे रहा है, तो इसके अलावा और रिज्यूमे पे क्या चाहिए। ठीक है, तो हमने इसकी बात ही कर ली। उसके बाद इसमें एक फैक्टर और है, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, उसके अलावा जो मुझे विक्टर ग्योकेरेश क्यों पसंद है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ द बॉल मूवमेंट, जो कि मुझे करीम बेंजेमा की याद दिला देता है। हम सबको पता है कि करीम बेंजेमा की जो ऑफ द बॉल मूवमेंट थी, मतलब ही इज नॉट जस्ट अ टारगेट मैन, ही इज अ स्ट्रैटेजिक टारगेट मैन। मतलब ही नोज वेयर टू प्लेस हिमसेल्फ। मतलब दुनिया में ना एक प्लेयर है जिसका नाम है थॉमस मिलर, बायर्न म्यूनिख में। थॉमस मिलर को आप नॉर्मली देखोगे कोई एज सच क्वालिटी नहीं लगती थॉमस मिलर में, एक नॉर्मल प्लेयर है, शायद उससे ज़्यादा बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर्स दुनिया में हैं और उस टाइम भी रहे होंगे, बट स्टिल ही इज़ अ लेजेंड बिकॉज ही नोज वेयर टू प्लेस हिमसेल्फ व्हेन द बॉल इज कमिंग। थॉमस मिलर की मैं रिस्पेक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा करता हूँ, ही इज़ द स्मार्टेस्ट प्लेयर जो मुझे पर्सनली लगता है। एक रोनाल्डो एंड एक थॉमस मिलर, दे नो वेयर टू स्टैंड व्हेन द बॉल इज कमिंग। ठीक है, सबके अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। थॉमस मिलर का सबसे जबरदस्त एट्रीब्यूट इज हिज पोजिशनिंग। ठीक है, उसके बाद बेंजेमा का एक जैसे एट्रीब्यूट है ऑफ द बॉल मूवमेंट। वो अगर बीइंग अ स्ट्राइकर होकर खुद गोल नहीं मारा, वो टीम के लिए चीजें यहाँ पे क्रिएट करेगा। वो मूवमेंट इस तरीके की करेगा कि डिफेंडर्स को आपके पास लेके आएगा। ठीक है, तो ये जो विक्टर ग्योकेरेश है, ये भी एक मोर लाइक अ बेंजेमा जैसा इनके पास एक रीजन है। मैं इनको बेंजेमा का रीजन मानता हूँ। इनकी जो ऑफ द बॉल मूवमेंट होती है, जो डिफेंडर्स को ल्योर करने की टेक्निक है, जो बॉक्स में ये रन बनाते हैं, तो उससे ये गोल स्कोरिंग पोजिशन अपने लिए तो बनाते ही हैं, जब डिफेंडर्स को हटाते हैं तो अपनी टीम के लिए भी बनाते हैं। एंड कंसिडरिंग द टीम वेयर यू हैव एम्बापे, विनीसियस, तो आप खुद सोच सकते हो जूड बेलिंगम पीछे कि किस तरीके की रन्स यहां पे बनाएंगे। ठीक है, तो व्हाई विक्टर ग्योकेरेश? फिजिकलिटी, स्टैट्स, एक्सपीरियंस एंड ऑफ द बॉल मूवमेंट। तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि विक्टर ग्योकेरेश इज अ वेरी गुड, मतलब। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, एक्सपीरियंस वाला। भाई मैन सिटी के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में हैट्रिक मार चुका है बंदा, मतलब जितनी अब टीम की औकात है उसके हिसाब से 8 मैचेस में 6 गोल्स यार, चैंपियंस लीग में और क्या लोगे। ठीक है, तो उसको उस लेवल पे, जैसे हमने जो गलती करी लूका जोविच के साथ, लूका जोविच ने उस टाइम एक
मतलब वन टाइम वंडर टाइप वहाँ पे दिखाया, अपनी जर्मन लीग में खेला और यूरोपा लीग वगैरह में खेला, बट जो चैंपियंस लीग में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलने का जो पेडिग्री होता है वो शायद लुका जोविच के पास नहीं था, और शायद वो रियल मैड्रिड ने लेसन वहाँ से सीख लिया। उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्राइकर्स पे ज़्यादा पैसा पुश करने की हमने सोची भी नहीं और हमने करी भी नहीं। बट विक्टर गिकेरिश उस टाइप की पेडिग्री, उस टाइप का पेडिग्री वाला प्लेयर है जो मैन सिटी जो एकदम टकले की टीम को पेल के आया भाई, और उसके बाद वो पेडिग्री रखता है कि वो आपके टॉप के जो लेवल है उस पर खेल सकता है, राइट। तो ये विक्टर गिकेरिश ने आपको दिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद एज फैक्टर, ही इज जस्ट 26 राइट नाउ। वो आराम से आपके लिए 6-7 साल अभी खेल सकता है, ठीक है। तो एज फैक्टर में आपको 26 साल में वो प्लेयर मिल रहा है जो प्रॉपरली मैच्योर्ड प्लेयर है, जो जिसको एक्सपीरियंस भी है, जिसको जो प्रोलिफिक फिनिशर भी है, जिसकी फिजिक भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं आता हूं सबसे बड़े पॉइंट पे जो शायद आप सब लोग सोच रहे होंगे कि वो रियल मैड्रिड में फिट कैसे होगा, कौन सी फॉर्मेशन के साथ रियल मैड्रिड खेलते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे हाइपोथेटिकली चीज़ें रखते हैं। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि नया जो कोच आएगा वो क्या करेगा, क्या फॉर्मेशन खिलाएगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो मैंने फॉर्मेशन खिलाई है दैट इज 4-2-3-1 फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें आपको जो सबसे अलग चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी, ऑब्वियसली सब कुछ ठीक है, फेडे वेल्वर्डे चुआमेनी आपको दिख रहे होंगे पीछे, मैंने फ्रान गार्सिया ले लिया है, उसके बाद रोडिगर और यहाँ पे मिलिटाओ ले लिया है, असेंसी हो सकता है, कुड भी राइट साइड पे, ट्रेंट मान लिया हाइपोथेटिकली वो आ रहे हैं। आगे अगर आपने देखा होगा तो मैंने राइट विंग पे खिलाया है एम्बापे को, लेफ्ट विंग पे खिलाया है विनीसियस को, और स्ट्राइकर खिलाया है गिकेरिश को। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि राइट विंग पे एम्बापे कैसे खेल सकता है। भाई राइट विंग पे एम्बापे बहुत बढ़िया खेलता है। ये मैं आपको अब एक और स्टैट्स दिखाता हूँ एम्बापे के, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मतलब आप ये सोचो 58 मैचेस उसने खेले हैं, काफ़ी डिटेल्ड स्टैट्स मैं दिखा रहा हूँ। उन 58 मैचेस में 28 गोल्स एंड 20 असिस्ट। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि रिसेंट टाइम्स में खेला है, बट ये मोनाको का टाइम उनका रहा है, उसके बाद उसने थोड़े जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें भी खेला है, उसके बाद पीएसजी में भी थोड़े टाइम खेला है, जब नेमार इधर की साइड खेलता था, पीएसजी में कव्वानी होता था स्ट्राइकर, लेफ्ट साइड पे नेमार खेलता था। आई थिंक 18-19 के आसपास का सीजन कुड भी। तो ऐसा नहीं है कि एम्बापे ने कभी राइट विंग खेला नहीं है, इट जस्ट दैट कि रियल मैड्रिड ने अभी तक ट्राई नहीं करा है जस्ट बिकॉज ऑफ रॉड्रिगो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि, और इसमें पता है क्या सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब आपको शायद थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में, बट एम्बापे जो है, आप ये दोनों ना स्विच कर सकते हैं जस्ट लाइक रोनाल्डो। मतलब रोनाल्डो के टाइम पे क्या था, बेल एंड रोनाल्डो भी आपस में स्विच मार लेते थे, कभी बेल इधर आ जाता था, रोनाल्डो राइट पे चला जाता था। तो यहाँ पे एम्बापे एंड विनीसियस भी आपस में जो है मतलब एक तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, एंड एम्बापे जो है एक इनसाइड फॉरवर्ड की तरह खेल सकता है फ्रॉम द राइट साइड, एंड उसको इसी तरीके से खेलना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इफेक्टिवनेस रॉड्रिगो के मुकाबले काफ़ी बेटर होगी एम्बापे की, अगर वो राइट विंग पे यहाँ पे खेलता है। तो ऑब्वियसली उसका एक तरीके से मतलब जो कट करेगा अपने राइट बूट पे, जो उसका स्ट्रॉन्गर फीट भी है, तो उसमें उसको एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी मिलेगी यूजुअली, ठीक है। तो वो उसकी हैबिट है, और वो जब कट करके आएगा उसको कट करके खेलने की हैबिट है। अभी उसको स्ट्राइकर बना के खेलते हो तो अभी भी वो वाइड चला जाता है, उसकी हैबिट है कि वो या तो लेफ्ट में चला जाएगा या राइट में चला जाएगा, जिस वजह से हमारा बॉक्स जो मैंने इनिशियली बोला वो प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। बट उस टाइम पे आपके पास विक्टर गिकेरिश वहाँ पे होगा, एम्बापे ऑन द राइट साइड, विनीसियस ऑन द लेफ्ट, बेलिंगम आपके पीछे, उसके बाद पिवट रोल में फेडे वेल्वर्डे एंड चुआमेनी इज देयर, एंड योर डिफेंस इज देयर। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो है ये फॉर्मेशन में एम्बापे इस तरीके से खेल सकता है। अगेन आप नंबर 9 पे एम्बापे को क्यों नहीं खिला सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी जो है ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये फॉर्मेशन जो है आपको एक बैलेंस देती है, रियल मैड्रिड को एक बैलेंस देगी विद द नंबर 9 पोजीशन। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सीजन जो भी कोच आएगा, अगर रियल मैड्रिड पैसा खर्च करती है, आई एम अगेन सेइंग अगर करती है, तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर नंबर 9। अब आते हैं कि विक्टर गिकेरिश को हम मतलब लास्ट पॉइंट जो है इसमें कि हमें इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई थिंक जो बाई आउट क्लॉज है विक्टर गिकेरिश का, वो दैट इज अराउंड 100 मिलियन। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड 100 मिलियन पे जाएंगी नहीं, बट जो इफेक्टिव सेलिंग प्राइस है जहाँ पे लिस्बन इनको बेच सकती है, दैट इज अराउंड 60-65 मिलियन। अगर आप बाकी जितने भी ऑप्शन सोचो ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उसमें सबसे सस्ते हमें विक्टर गिकेरिश पड़ेंगे। एंड अगेन क्वालिटीज में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अर्लिंग हालैंड के लिए आप जाएंगे नहीं ऑब्वियसली, विक्टर ओसिमैन इतनी आसानी से गैलेटसराय वगैरह वाले देंगे नहीं। उसके बाद कोई एज सच बहुत प्रोलिफिक ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है इंस्टेड ऑफ एक्सेप्ट दिस। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस बंदे की पीआर इतनी वीक है कि इतने गोल स्कोर करने के बावजूद भी पूरी दुनिया में इसका कोई बात ही नहीं करता है, इसके बारे में कुछ उतनी बात ही नहीं होती। यही गोल्स अगर अभी हालैंड मार देता, या फिर हाइपोथेटिकली
लेवेंडोस्की मार देता, या फिर कहीं और किसी टीम में मतलब हैरी केन मार देता, कोई मार, पूरे goal.com, ESPN FC और ये सब ना इनके अभी ऐसे बिल्कुल मंदिर बनवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा लोकी प्लेयर भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं अगर हम पैसा खर्च करने चाहते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जबी अलोंसो अगर आएंगे तो डेफिनेटली ही गो फॉर द स्ट्राइकर नंबर 9, क्योंकि रॉड्रिगो तो शायद मुझे लगता है कि शायद चले जाएंगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एंड एम्बापे यहाँ पे स्ट्राइकर नहीं खेल सकते हैं। तो गाइज ये थी एक छोटी सी डिबेट नंबर 9 की। अब आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या रियल मैड्रिड को नंबर 9 की एक्चुअली जरूरत है, और अगर जरूरत है तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट स्ट्राइकर कौन सा हो सकता है और कौन सी फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट काइंडली लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।